वेलकम बैक नाजरीन। खबरों पर तबसरों के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुजफ्फर एजाज। जी मुजफ्फर साहब, निगरान वज़ीर दाखिला मलिक मोहम्मद हबीब ने जो है नवाज़ शरीफ के हक़ में बयान दे दिया, जिसका कि डर था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो है ना जानिबदारी बढ़ती जाएगी। तो क्या आप क्या समझते हैं? उन्होंने नवाज़ शरीफ को इस मुल्क का हकीकी लीडर करार दिया है। देखें, उनकी ज़ाती राय कुछ भी हो सकती है, लेकिन अभी उन्होंने 2 दिन पहले एक बात कही थी कि ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना जानते हैं। देखें, जो अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं कर सकता वो ब्यूरोक्रेसी जैसे मुँह और घोड़े को कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्यूरोक्रेसी को तो कंट्रोल करने के लिए आपको उनकी ऊंच नीच, उठना बैठना, उनके अंदाज़ कार, उनके जो अंदर जो मामलात होते हैं, जो साजिशें जिसको कह सकते हैं, जो उनके कागज़ को घुमाने के अंदाज़ होते हैं, उन सब चीज़ों से वाकिफ़ होना चाहिए। इनकी ज़बान ये एक दफ़ा नहीं, पहले भी फिसल चुकी है। पहले इन्होंने कह दिया था फ़रिश्तों की तरह 2 महीने काम करूँगा। अब फ़रिश्तों की तरह कर सकते हैं, लेकिन फ़रिश्ते इस तरह के काम नहीं करते। जहाँ तक ये बात है कि इन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ हकीकी रहनुमा हैं, अगर ये समझते हैं, इन्होंने ये बात कही है, तो इनको निगरान वजारत से इस्तीफ़ा इसलिए दे देना चाहिए कि अब उनकी गैर जानिबदारी और शफाफ इंतखाबात कराने की अहलियत मशकूक हो गई है। मुमकिन है नवाज़ शरीफ साहब पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप कर जाएँ, हकीकी लीडर भी बनकर सामने आ जाएँ, सारी सीटें भी उनके पास चली जाएँ, लेकिन आपको हक़ नहीं पहुँचता कि आप निगरान वज़ीर दाखिला होते हुए ये बात करें। पता नहीं वैसे क्या आपके ख्याल में क्या कार्रवाई करनी चाहिए? वो हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, बाज़ औक़ात कहते थे कि ख़राबी आदमी में नहीं होती, नशिस्त में होती है। तो ये जो वज़ीर दाखिला की सीट है ना, ये गड़बड़ यहाँ ज़रूर है। इस नशिस्त पे जो बैठता है कुछ ना कुछ ऐसा तो नहीं है वो आने वाले वक्त में अपने आप को मुस्तकिल वज़ीर आज़म देख रहे हो, निगरान वज़ीर दाखिला देख रहे हो? नहीं, मुस्तकिल निगरान वज़ीर दाखिला के क्या माने हैं? कोई मतलब हो सकता है नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको कुछ इस तरह की कोई जिम्मेदारी दे दें। तो अगर वो इस तरह के देखें, नवाज़ शरीफ साहब ऐसे बयान देने पर तो कोई भी पार्टी उनको नहीं देगी, बल्कि उनके नंबर ही कट जाएंगे। अगर वो किसी पार्टी को एज देना चाहते हैं, किसी पार्टी को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते हमवार करना चाहते हैं, तो वो तो दूसरे अंदाज होते हैं उसके, वो पता भी चल जाएगा। लेकिन ये कि ये जुमला कहना कि किसी के बारे में वज़ीर दाखिला की जानिब से, तो ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। और उनको इसके हवाले से ये जो ज़बान की जो है, ज़बान को कंट्रोल करना ये बड़ा अहम है ऐसे नाजुक मनसब पर बैठे हुए आदमी के लिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ? इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है। इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि आप स्टेप डाउन कर दें, यू शुड स्टेप डाउन। इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने फेवरिज्म भी नहीं बल्कि उससे बहुत आगे बढ़ के बात की है। ये भी नहीं कहा कि हाँ मुझे ये अच्छे लगते हैं, तो आपको अच्छा लग सकता है कोई भी। तो इतने महदूद वक्त के लिए निगरान हुकूमत आई है, उसमें क्या मुनासिब है कि एक दूसरा निगरान वज़ीर दाखिला लाया जाए इनको हटाकर? ऐसे, लेकिन निगरान वज़ीर दाखिला के लिए ये कहना नामुनासिब था। और निगरान वज़ीर दाखिला अगर 7 दिन रहने के बाद बकिया 1.25-2 महीने के लिए कोई और आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको एहतियात करनी होगी आने वाले को भी। मेरा ख्याल ये है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए और वज़ीर दाखिला के हवाले से ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ज़रिए फिर राय आम्मा के जायज़े और उसमें मीडिया के और शहरियों पर भी असरात, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अगर इस तरीक़े से इन्होंने ये काम किया कि किसी को हकीकी लीडर कह दिया, किसी को डिग्रेड कर दें कि जी वो तो बिल्कुल फक्कड़ है, फिर क्या होगा? वो तो फ़ौरन शोर मचाएगा। नवाज़ शरीफ साहब तो शायद खुश हो गए हों। गद्दारी के मुकदमे में जो है परवेज़ मुशर्रफ पेश नहीं हुए हैं अदालत में, आप क्या समझते हैं? देखिए, और उनके वकील ने, अहमद रज़ा कसूरी ने तो जजों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है। ये तो तमाम बातें कानून के मुताबिक पेश ना होना। अदालत ने कहा था कि आप असालतन या वकालतन जिसे कहते हैं ख़ुद पेश हों या वकील के ज़रिए पे, जो वकील पेश हो गए। वकील भी बड़े मारूफ हैं, कसूरी साहब आए हैं। कसूरी साहब ने जो प्ली ली है, ये भी आम तौर पर लोग कहते हैं कि ज़रा अदालत को उल्टे कदमों कर दिया जाए कि हमें भाई जजों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उन्होंने किसी जज का नाम नहीं लिया। वो कहते जी फ़लाँ जज साहब। चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने तो सबसे पहले कहा कि नॉट बिफोर में अपने आप को उस बेंच से अलग कर लिया। उन्होंने कहा मैं इसमें ही शामिल होऊंगा, इसलिए कि मुअत्तल होने वाले जजों में वो ख़ुद शामिल थे, यानी वो पार्टी थे। उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया। जो जज जो हैं 2 रुकनी बेंच जो समाप्त कर रहा है जस्टिस जवाद एस ख़ाजा की सरबराही में, वो हैं तो उन्हीं के मातहत ना, उनकी निगरानी में मातहत होना अलग है जी। लेकिन जैसे चीफ़ जस्टिस का मामला इसमें बराह रास्त बन रहा था कि चीफ़ जस्टिस चूँकि यही थे, इन्हीं को मुअत्तल किया गया था, इसलिए
ये चीज़ बड़ी ख़राब थी, बड़ी ख़तरनाक थी। और ये आके दोबारा इन्हीं के केस को वो हेयर करेंगे तो हो सकता है लोग समझें कि चीफ जस्टिस के दिल में इनके हवाले से अच्छा, कुछ गुस्सा। जस्टिस जवाद एस खाजा ने एक बात और कही है कि वो अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं, उन्हें पेश होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, उन्हें पेश होना चाहिए, सियासी सरगर्मियां जारी रखने की भी इजाज़त दे दी है? सियासी सरगर्मियां जारी रखने से मुराद ये नहीं है कि आप इलेक्शन कमीशन ने अगर नाअहल करार दे दिया फिर भी वो इलेक्शन लड़ते रहें। नहीं तो नाअहल तो करार उन्हें दो जगह से तीन जगह से किया है, चित्राल से वो तो चित्राल से भी भी एक अजीब सवाल है। अगर आप ज़रा गौर करें कि 2 जगह के रिटर्निंग अफसर तो पाकिस्तान में रहते हैं, क्या चित्राल वाला पाकिस्तान से कहीं बाहर मुल्क एक ही है, म्यार दोहरा क्यों है? उनको पता नहीं था कि ये जो एतराज़ात किए गए हैं मुल्क में बाकी लोगों को भी इन्हीं पर एतराज़ है। तो इस वक्त सूरत हाल किसी भी तरफ जा सकती है कि चित्राल की नज़ीर पर दोनों जगहों पर उनके कागजात तस्लीम कर लिए जाएँ और इन 2-3 जगहों की नज़ीर पर उनके वहाँ पे भी मुस्तरद कर दिए जाए। तो वही वाली बात होगी ना कि मुल्क एक ही है, म्यार दोहरा क्यों है? ये दोहरा म्यार नहीं है, बल्कि ये मेरा ख्याल है कि जो जिस तरीके से पेश की गई है चित्राल में वो शायद ज़रा मुख्तलिफ होगी, लेकिन यहाँ मीडिया भी मौजूद है और बिल्कुल सबके सामने और बिल्कुल दो टोक अंदाज में पेश। वैसे आज जो जस्टिस जवाद एस खाजा जो हैं, मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ नरम गोशा सा है परवेज़ मुशर्रफ के लिए। उन्होंने जो है ना उनको हिरासत में लेने की जो दरख्वास्त है वो भी मुस्तरद कर दी। अगर वो गिरफ्तारी का हुक्म दे देते तो क्या आपके ख्याल में वो नरम गोशा नहीं होता? नहीं, मेरा ख्याल है कानून के मुताबिक उनको अभी वो गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दे सकते। कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हुई है, ये एक इल्ज़ाम है और उस इल्ज़ाम को चाहे मैंने अपनी आंखों से देखा हो, लेकिन अभी 2 गवाहान 2 कोई चीज़, जो अदालत का प्रोसेस है वो पूरा होना होगा। प्रोसेस होगा तो अदालत जिस वक्त जब मुनासिब समझेगी, अदालत ने बिल्कुल वजह तौर पर कानून के मुताबिक सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर वो कहेंगे कि हमें इन 2 जज में से फ़लाँ साहब पर या आप पर ही एतमाद नहीं है, उसके भी दलाइल पूछे जाएंगे कि क्या वजह है, क्या चीज़ है, कौन सी नज़ीर ऐसी है जिसकी वजह से आपको ये खदशात हैं जस्टिस जवाद एस खाजा पर या दूसरे जज पर। और अगर वो ये बात नहीं इस्टेब्लिश कर सके तो फिर यही बेंच काम करेगा और फिर जो भी बात होगी कानून के मुताबिक होगी। 9वीं और 10वीं के इम्तहानात हो रहे हैं कराची में, नकल का रुझान में भी इजाफा देखने में आ रहा है, बल्कि कई अशरों से हम देखते ही आ रहे हैं कि इम्तहानी मराकिज़ पे नकल करवाई जाती है और जो खारजी नासिर हैं, जो बाहर से जो लोग होते हैं, वो उसमें मुआवनत करते हैं हर तरीके से। तो आप क्या समझते हैं कि ये इसके क्या असरात हमारे पूरे माशरे पे, क्या इसके असरात क्या नकल का तो मामला ख़राब होता ही जा रहा था, लेकिन जो भी आपने बताई है, ख़बर बताई है कि तशद्दुद भी शुरू हो गया। असातिज़ा का तो एक एहतराम अपनी जगह है, उनके हवाले से तशद्दुद और उनको मारपीट का निशाना बनाना ये और ख़राब सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया को, तालीम के शोबे के निगरानों को, ज़िम्मेदारों को न सिर्फ नकल के हवाले से बल्कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी, देखें ये बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है। लाखों की तादाद में तलबा इम्तिहान दे रहे हैं, सुबह के वक्त आप देखें, दोपहर को देखें, इम्तिहानी मराकज़ पर रश लगा होता है, बाज़ जगह सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, बाज़ जगह लोग ऐसे ही फिर रहे हैं और उनको भी गाइडेंस देने वालों का कोई बहुत बड़ा अच्छा निज़ाम नहीं है, बाज़ जगह पर्चे देर से आ रहे हैं। ये सारा निज़ाम ठीक करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ आज की हुकूमत नहीं है, निगरान हुकूमत नहीं है, पिछली हुकूमत। 9वीं और 10वीं के बच्चे की उम्र क्या होती है? 14, 15, 16, 14 या 15 साल। जब उसकी इब्तिदाई, उसकी बुनियादी इतनी कमज़ोर होगी और समझे करप्शन की पहली इब्तिदाई है ये नकल, जी ठीक है ना। और 9वीं 10वीं बच्चे के जो बच्चे हैं और वो दूसरे भी बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ में नज़र आते हैं, लेकिन 15 और 16 साल की उम्र जो आपने कहा ना, उम्र ही क्या होगी, ये बड़ी अहम उम्र है और मैट्रिक बहुत ही अहम क्लास है। मैं यही कह रहा हूँ, इसको आप छोटा नहीं समझे, दोनों चीज़ों को, बुनियाद तो है, वो उम्र भी छोटी नहीं है। अब अगर आज कोई कहे ना 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया था तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये उम्र ऐसी है कि इस उम्र में इंसान को पता होना चाहिए, पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है। अब मुझे आगे जाके इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, बिजनेसमैन क्या करना है, माशरे में किस तरह रहना है, बच्चे से ज़्यादा बच्चे के वालिदैन। मैं आपको ये बता रहा हूँ कौन से ज़राए इस्तेमाल करने हैं। बिजनेस में जा रहा हूँ तो धोखा दे के लोगों की टांग खींच के बिजनेस से जाऊँगा, ये चोरी करके जाऊँगा, गलत ज़रिए से जाऊँगा, तो फिर इसका मतलब है कि माशरे पर असर पड़ रहा है। आपने ये बात ठीक है कि वालिदैन जो है, इस हवाले से वालिदैन को जो है वो ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ वालिदैन नहीं। अगर इम्तहानात का तरीक़ाकार ऐसा हो जाए कि आप नकल ही ना कर सकें, आप मारूजी तरीक़ाकार है, दूसरे तरीक़ाकार हैं, सेमेस्टर्स हैं, स्कूलों में भी सेमेस्टर्स आ जाएँ, ना इधर से जाने की ज़रूरत ना कहीं और जाने की ज़रूरत, वहीं जांचा जा रहा है, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में, कंप्यूटराइज्ड है। इतना वसी ये मौजू है तालीम का कि हम इस पर किसी दिन इंशाअल्लाह ताला इस पर एक अलहदा
एक पूरा इस पे एक प्रोग्राम करेंगे और जी, इस पे जी, बात करेंगे बिल्कुल, तालीम पर और उसके अच्छा, जो मैं एक और बात, अभी आपने एक और ख़बर पढ़ी जिसमें आपने जिक्र किया कि ये जो नूर अली है वज़ीरिस्तान वाला, आप इसकी गुफ्तगू सुने ज़रा, जो अभी आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा की, इसमें नूर अली ने जो बात की है कि सियासी जमातें दावे कर रही हैं, एक दूसरे से लड़ रही हैं, मैं 3 जमातें पास हूँ, और उसने जो वाज़े तौर पर कही कि हम अमन ऐसे कायम नहीं होगा, अमन कायम करने के लिए आपको संजीदगी का मुजाहरा करना होगा और तासुब ख़त्म करना होगा। और उसने एक बहुत अहम बात की जनाब, 3 जमातें पास, उससे पूछा वज़ीर-ए-आज़म किसको होना चाहिए, तो कहता है अमानतदार आदमी को। अगर 3 जमातें पास, एक आदमी बिल्कुल जिसको लिखना भी बमुश्किल आता है, बात भी ठीक से नहीं कर पा रहा, बहुत किसी तरीके से प्रेस क्लब में पहुंचकर उसने कहा मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी अमानतदार है। आदमी का मसला एक और ये भी होता है, बल्कि खूबी होती है उसकी कि वो बहुत स्टिक होता है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता नहीं, है। स्ट्रिक्ट से माने क्या मुराद है आपकी? मतलब अपने मामलात में, अमानतदारी के मामलात में और अच्छाई के मामलात में वो बहुत किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। मेरे ख्याल में अमानतदार की खुसूसियत ये भी होती है। देखिए, अमीन है, उसके हाथ में जो इख्तियार और इक़्तिदार है, जो क़ुव्वत, जो फ़ैसले करने का जो ख़जाना उसके हाथ में है, जो जिन चीज़ों पर उसका कलम एक लफ्ज़ लिख दे तो वो हो जाते हैं, उसमें अगर वो नरमी बरतेगा कि भाई ये मेरे दोस्त आए, ज़रा इनको तो डायरेक्टर जनरल लगा दूं कहीं, और इनको जो है अमानतदार तो नहीं तो फिर रहा। वो अमानत भी नहीं रही, नरमी से ही रास्ते भी निकल आते नरमी हैं। से रास्ते और निकलते हैं। स्ट्रिक्ट से मुराद ये नहीं है कि वो मारता और डांटता है, बल्कि अपने उसूलों पर सख्ती से कारबंद है, ये अमानतदार है। मैं तो ये तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि आम आदमी के दिमाग में भी एक बात अच्छी तरह बैठ गई कि हमारा मसला अमानतदार हैं। अगर अमानतदार लोग नहीं आएंगे, वही 62-63, उसको तो पता भी नहीं होगा ना 62-63 क्या है, बिल्कुल, वो तो ये जानता है कि भाई ये बात कर रहे हैं। बल्कि वो तो क्या 62-63, इस पे तो मैं पूरा उतरता हूँ। जी बिल्कुल, तो आप बन जाए वज़ीर-ए-आज़म। नहीं, अच्छा, अब मुझे हैरत हुई, एक सहाफ़ी ने सवाल कर लिया कि आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते। अब आप बताइए, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, जो खुद कह रहा है मैं 3 जमातें पास हूँ, उससे सवाल किया जा रहा है, तो हमें अपने शोबे की तरफ भी देखना होगा कि इस किस्म के सवालात उससे किए जाएँ। वो तो एक बिल्कुल आम आदमी है, इस खबर को, इसकी गुफ्तगू को बार बार सुने, सियासी जमातें सुने, जो हुकूमत चला रहे हैं वो सुने, जो दावे करते हैं कि 62-63 वाले लोग नहीं मिलते, वो भी 62-63 पर पूरा उतरता है। जो शख्स ये कह रहा है कि मैं छोटा सा काम करता हूँ, 3 जमातें पास हूँ, मेरे लिए, वो कहता है मुल्क की फ़िक्र करो, ज़बान की, नस्ल की, कौम परस्ती की फ़िक्र नहीं करो। ये बड़ी अहम बात कही है उसने, जो हमारे तमाम लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। सियासतदानों को, जो टुकड़ियों में बांटते हैं, जो नस्लों में, रंगों में बांटते हैं, जो पंजाब और सिंध और ज़बान की बात करते हैं, उसने वो बात कर दी है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट काफ़ी सालों से जो है ना वो इंतशार का शिकार है। ना तो खिलाड़ियों में कोई इत्तेहाद नज़र आता है और ना ही कोई खेल अच्छा पेश कर पा रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम रवां साल जो है जुलाई में वेस्ट इंडीज़ का दौरा करेगी। क्या समझते हैं आप, अच्छे असरात मुरतब होंगे इस पर? देखें, पाकिस्तान टीम दुबई में खेल रही है, अबू धाबी में खेल रही है, साउथ अफ्रीका में खेल रही है, यहाँ तक कि भारत भी जाने को तैयार होते हैं सर के बल। असल मसला हमारा ये नहीं है कि पाकिस्तान बाहर जा रहा है, बाहर तो जाते ही रहते हैं, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट क्यों नहीं हो रही। असल मसला ये है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का होना ज़रूरी है, चाहे आप इसरार करें, मशरूत करें, मजबूर करें या मिन्नतें करें, लेकिन दुनिया को ये दिखाना है कि पाकिस्तान में दूसरा मुल्क मुज़फ़्फ़र भी साहब, इन हालात में कैसे आ सकती है कोई भी गैर मुल्की टीम, जबकि आपके अपने लोग मर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जबकि आपके सियासतदान महफूज नहीं, उलमाए कराम महफूज नहीं, एक आम आदमी महफूज नहीं, तो कैसे आएगी? ऑस्ट्रेलिया में लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, वहाँ सारी दुनिया जाती है। इंडिया में बम धमाके होते हैं, सारी दुनिया वहाँ क्रिकेट खेलती है। इंग्लैंड में 7-7 हो गया था, तो क्या उसके बाद क्रिकेट के दौरे ख़त्म हो गए थे? नहीं हुए थे। 9/11 के बाद क्या कोई अमेरिका ही नहीं जा रहा? ये पाकिस्तान ही क्यों है कि यहाँ पर कोई वाक़या हो जाए तो कहते हैं कोई नहीं जाएगा। टीमें अगर पाकिस्तान नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब तो यह है कि वो आपकी जो सिक्योरिटी की जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन पर उन्हें एतमाद नहीं है। नहीं, मसला ये या कोई और मामला, ये सारा मामला पैसे का है। वर्ल्ड कप पाकिस्तान में नहीं होने दिया गया, फ़ायदा इंडिया को पहुँचा। कोई इंटरनेशनल क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आती, फ़ायदा इंडिया को पहुँचता है। अबू धाबी में खेला जाता है, पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होता, गेट मनी होती है, इश्तिहारात होते हैं, सारी दुनिया से मीडिया आता है, पाकिस्तान को नुकसान है, फ़ायदा इंडिया को है, उसका कुछ ना कुछ शेयर उधर जाता है। से एक ऐसा वाक़या भी तो हो गया श्रीलंका की टीम के साथ कि उस पर हमला हो गया, उसके बाद जो है ना, और पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट के कप्तान को जो है तेज़ाब पिला दिया गया। ये तो जानबूझ के मुंतज़मीन की हरकत थी ना, उनको तो कोई नहीं पकड़ता कि जनाब आपने तो, हमारा तो कप्तान जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम का कप्तान है वो महफूज नहीं है, पता भी जब मीडिया पे भी नहीं आती उसकी ख़त्म हो गई।
आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन बना रखा था, वहाँ पर एक हमारी टीम का कप्तान महफूज नहीं है। उसको यह कैसे मुमकिन है कि गलती से एक चीज़ पहुँच गई, उसकी टेबल पर पहुँच गई, गिलास में पहुँच गई और वो पी गया, जो कि अपना दिफा भी नहीं कर सकता, जो मतलब उसको कैसे पिला दिया गया और क्या हो गया इतना बड़ा। ये जो चीज़ें हैं ये साफ बता रही हैं कि हम तो, हमारा खिलाड़ी वहाँ महफूज नहीं है। हमें ये एहतजाज करना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी जाने को तैयार हुए थे, हॉकी में भी जाने को तैयार हो गए थे। तो असल चीज़ ये है कि क्रिकेट के खेल को अगर पाकिस्तान में ये जो आप कह रहे हैं नताइज अच्छे नहीं आ रहे, उसकी वजह यही है कि पीछे बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान बहुत मजबूती के साथ खड़ी हो, दोनों के दोनों उन खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करें, पाकिस्तान में बुलाएं। ये कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान में हमें करज़ई आके चले जाते हैं, कोई उनको मार डालता है? क्लिंटन, बुश और ओबामा इधर से आके चले जाते हैं, अलग होता है, खिलाड़ियों का तो इनको भी ऐसा ही प्रोटोकॉल दिया जाए। बिल्कुल। हमारा वो बस ड्राइवर तो सलाम का हकदार बन गया कि जिसने जो है श्रीलंकन टीम को निकाल के वो काफ़ी अच्छी तरीके से महफूज मकाम पे ले गया। लेकिन ये बस ड्राइवरों का काम नहीं है। वो जिस तरीके से फुटेजेस बता रही हैं वो तो लग रहा है कि रास्ते में आपने खुला छोड़ दिया था। तो टीमों को लाना ले जाना, इस वक्त पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन का वफ्द आया हुआ है, वो ठीक है कि हसास मकामात पे नहीं जा रहा, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा वाक़या तो नहीं हुआ। इन लोगों को कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान का क्रिकेट से, पाकिस्तान को स्पोर्ट्स से बाहर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में 70 आदमियों को वो जजीरे में कत्ल कर दिया एक ही आदमी ने। कोई उस मुल्क में नाजायज़ है कि जी वहाँ तो 70 आदमी मार दिए जाते हैं। अभी पिछले दिनों अमेरिका में एक स्कूल में कत्ल हो गए, 8 कत्ल हो गए, टीचर को भी मार दिया। तो किसी ने तो नहीं कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, अभी ख़तरा है हमारे लिए। और दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी 9/11 तो अमेरिका में हुई है, हुई तो उस मुल्क में है ना, किसी ने भी की हो। पाकिस्तान में अगर हो रही है तो किसी ने भी की हो, तो इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो अगर अमेरिका में हुई है तो वहाँ क्यों जा रहे हैं? बरतानिया क्यों जा रहे हैं? 7/7 के बाद वहाँ तो रेलवे का निज़ाम तबाह हो जाता। तो ये बातें सोचने की हैं। यही हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग ज़िम्मेदारान हैं क्रिकेट बोर्ड के, हुकूमत पाकिस्तान के, वो इस नुक्ते नज़र को भी ज़रा गौर करें इस पर। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र एजाज़ आपका। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और तबसरों के लिए देखते रहिए रहा न्यूज़। अगले बुलेटिन तक के लिए मोहम्मद वसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।